द फोर्थ सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। जो अगला सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगुलर में इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अपने घर में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो पावर हाउस से आता है। पावर हाउस से हम लोग को बिजली मिलता है और उससे हमारा घर का सारा काम चलता है। उसी तरह सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस है। सेल को वो एनर्जी जो मिलता है सारा काम करने के लिए वो उसका माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सेल फॉर दियर वेरियस एक्टिविटी। तो सेल जो भी कार्य करता है, हम दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, या प्लांट सेल है जो भी काम करता है उसका फंक्शन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी बीन प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस माइटोकॉन्ड्रिया were discovered by Rudolf Koliker in 1880। इसको सबसे पहले रुडोल्फ केलिकर ने 1880 में डिस्कवर किया था। बट द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज हाउएवर गिवन बाय बेंडा, BENDA, बेंडा। सो द माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा in 1897। दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। जैसा आपको पता है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, डबल लेयर का होता है। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। बट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है एंड इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स and it is also absent in RBC of mammals। तो मैमेलियन RBC में भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद फिर फंक्शन करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आप ध्यान देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्मॉल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। या स्फेरिकल बॉडी भी हो सकता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। और इसका नंबर जो है वो सेल में वैरी करता है। सेल कैसा एनर्जी सेल का रिक्वायरमेंट है और सेल किस बॉडी के पार्ट्स में है, सेल का कैसा फंक्शन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या हजारों की संख्या में भी होगा। सो इट मे वैरी फ्रॉम 1 to several thousands in each cell। But in case of plant cells have lesser number of mitochondria than animal cells। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट में जो होता है वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है, क्योंकि वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, उसको मूवमेंट नहीं करना पड़ता है, उसका बॉडी का रिक्वायरमेंट जो है, डिमांड जो हो कम एनर्जी का है। इसलिए प्लांट सेल्स हैव जनरली लेसर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें बाहर का मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर का मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ एंड रेगुलर, वो पूरा रेगुलरली स्मूथ है, चिकना है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, फिंगर लाइक वो फोल्डेड है
इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स उसको कहते हैं। अंदर का जो लेयर है वो नीचे में जो अंदर में जो उसका है माइटोकॉन्ड्रिया का वो मैट्रिक्स है, वो जे फ्लूइड सबस्टेंस है, उसके अंदर वो फोल्डेड रहता है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द inner membrane is folded for the energy generating chemical reactions to increase the surface area। मतलब उस surface area को बढ़ाएगा जिसके अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शंस होगा एनर्जी को जनरेट करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगा और तब सेल का रिक्वायरमेंट पूरा होगा। इसलिए इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होता है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। जो इनर मेम्ब्रेन है, द इनर सरफेस ऑफ द दिज इनफोल्डिंग्स जो होता है इनर मेम्ब्रेन का जैसा जो फोल्डेड पार्ट है, उसको आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इज नॉन एज क्रिस्टी, उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और वो एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए जैसे हमने भी कहा कि एंड दे प्रोवाइड इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। द इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टी इज स्टडीड विथ न्यूमरस राउंड टेनिस रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स होता है। उस पर आप छोटा छोटा रैकेट के जैसा आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं उस क्रिस्टी के ऊपर, फोल्डेड मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ये डायग्राम में दिखला रहा है। दिस पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP, adenosine triphosphate, the energy currency of the cell. Now we should discuss about function of the mitochondria. तो हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। तो द फर्स्ट फंक्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। The respiration which takes place inside the cell is called cellular respiration। मतलब ये है कि जो रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो सांस अंदर लेना और अंदर का बाहर छोड़ना, CO2 छोड़ना, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड इनहेल ऑफ CO2, एक्सेल ऑफ CO2 सॉरी, बाहर निकालना, इज कॉल्ड ब्रीदिंग एंड इट इज अ मैकेनिकल रेस्पिरेशन। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है। लेकिन जब उसको हम लोग अंदर ले जाते हैं तो वो सीधे हमारा फेफड़ा के अंदर यानी लंग्स के पास चला जाता है। उस लंग्स के अंदर बहुत अधिक संख्या में एक टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया कवर करने वाला स्मॉल एल्वियोलाई होता है, सैक लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हवा भर जाता है और वो ब्लड से भरा हुआ रहता है। उस हवा को ऑक्सीजन को ब्लड जो है हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कैरी करके प्रत्येक सेल के अंदर ले जाता है, जहां उस ब्लड ही फूड को भी पहुंचाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा डाइजेस्टेड फूड जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट रहता है। वो फूड जो है वो ऑक्सीजन जब जाता है तो उसके प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, टूट जाता है और एनर्जी रिलीज होता है इनसाइड द सेल, inside the mitochondria of the cell, so it is called cellular respiration and it is the site for cellular respiration। इसलिए वो सेलुलर रेस्पिरेशन का मुख्य केंद्र बिंदु है ये माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर फूड और ऑक्सीजन मिल करके जब रेस्पिरेशन से जाता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होता है ऑक्सीडेशन होने के बाद, और दिस एनर्जी दे ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक सबस्टांसेस। आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड फॉर्म एनर्जी रिच कंपाउंड। ऑक्सीडेशन करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज अ रेडियली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर न्यूमरस सेलुलर रिएक्शंस, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। और वो एनर्जी का निर्माण कर दिया और उससे शरीर का सारा एक्टिविटी काम होगा सेल के द्वारा किया जाएगा और वो फंक्शन बनाएगा। सो इट इज द करेंसी यूनिट ऑफ द सेल। ATP के रूप में एनर्जी स्टोर्ड रहता है। ATP इज कॉल्ड द करेंसी यूनिट ऑफ द सेल। जो एनर्जी रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसके इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी पर, पेरोक्सियोम
पेरोक्सीजोम्स के सहायता से, या ऑक्सीजोम्स जिसको बोलते हैं, तो वो एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर रहता है। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी है इसका निर्माण जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से जब ब्रेकडाउन होने के बाद या ऑक्सीडाइज होने के बाद जब एनर्जी रिलीज होता है उससे इसका निर्माण होता है। उसमें आप ये पहले एडीपी बनता है, जिसको एडीपी रहता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं। उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को जोड़ने में ये एनर्जी लगता है, और तब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पी मिल करके एटीपी ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल बनाता है। 2 के बाद एक मॉलिक्यूल जोड़ के 3 मॉलिक्यूल एटीपी बनाता है। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है वही एनर्जी लगता है उसको जोड़ने में, और एक एटीपी बनने में 30.5 किलो जूल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, वो लगता है। वही एटीपी के रूप में स्टोर रहता है, वही एटीपी बनाता है। और ये जैसे बैटरी में एनर्जी स्टोर रहता है उसी तरह से ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी में स्टोर रहता है। जो 30.5 किलो जूल एनर्जी लगता है वो एक एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। वही एक एटीपी मॉलिक्यूल जब सेल काम करता है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया से टूटता है, और टूटने के बाद 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है, जिससे सेल अपना वो काम करने में मदद करता है, उसको एनर्जी मिल जाता है। जैसे हम बैटरी को देखते हैं कि जैसे हम बैटरी घर में लगाए हैं, इन्वर्टर के साथ बैटरी लगाते हैं, उस बैटरी से हमको एक पंखा जलाना है, एक बल्ब जलाना है या 2 बल्ब जलाना है, तो पैकेट्स में एनर्जी उतना उतना थोड़ा थोड़ा 5 वाट 3 वाट ऐसे ऐसे करके, मतलब जो एम्पियर में एनर्जी रिलीज होता है 2 एम्पियर 1 एम्पियर 3 एम्पियर, उसी तरह से ये एटीपी टूटता है बॉडी में लाइकवाइज। और एक एटीपी टूटता है तो 30.5 किलो जूल, फिर 2 एटीपी का हो सकता है तो उतना रिलीज होता है 3 एटीपी के अनुसार। तो ये एटीपी के रूप में वही स्टोर रहता है, 50 एटीपी 100 एटीपी जैसे ये स्टोर रहेगा, और जितना जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होगा उतना उतना वो रिलीज होकर के एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एक एटीपी चूंकि बनाने में उतना ही 30.5 किलो जूल एनर्जी लगा था, तो जब वो टूटता है ब्रेकडाउन होता है तो उतना ही एनर्जी वो रिलीज करता है, और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी जब रिलीज होता है तो वो सेल को फंक्शन बनाता है और कार्य करता है। तो ये एटीपी का काम था। द सेकेंड फंक्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स का बनाने में मदद करता है। तीसरा है दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट सबस्टांसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स सच एज क्लोरोफिल, पिगमेंट्स, साइटोक्रोम्स, स्टेरॉइड्स, पायरिमिडीन्स एक्सेट्रा। ये सब सबस्टांस के लिए वो इंटरमीडिएट यानी बीच का सबस्टांस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से ये सबस्टांस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से इनका निर्माण होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट का, साइटोक्रोम्स का, स्टेरॉइड्स का, इन सब चीजों का। ये फंक्शन है 3। उसके अलावा एक चीज यहाँ पर और नोटिस करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, और आगे चल के हम लोग देखेंगे एक प्लास्टिड भी है सेल ऑर्गेनल, जिसमें खुद का अपना डीएनए होता है। ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर स्वयं का डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, जैसा बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। तो दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पेकुलियर बायोलॉजिकल एंटिटी, या एक पेकुलियर सेल ऑर्गेनल है विच कंटेन्स देयर ओन डीएनए। उसके अंदर अपना डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, एंड राइबोसोम्स। डीएनए एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो क्वेश्चन भी आता है कि विच सेल ऑर्गेनल कंटेन्स डीएनए, देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, जिसके कारण इसका अपना डीएनए होने के कारण डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी खुद का डीएनए से कॉपी करके नया डीएनए बनता है। तो रेप्लिकेट मतलब वो अपना एक कॉपी करके अपना अलग बनाएगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर जेनेटिकली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा जब जाएगा दूसरे सेल में, तो उसका रेप्लिकेट करके कॉपी करके। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर and they are genetically independent due to the presence of their own DNA and protein.